हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान। आज आपको कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी व आरबीएससी की इतिहास की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग प्रथम के पहले अध्याय ईंट, मनके तथा अस्थियां के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। इससे पूर्व मैंने इसी अध्याय के 2 पार्ट यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। इस वीडियो को देखने से पूर्व इन दोनों पार्टों को देखना न भूलें। यह अध्याय 12वीं कक्षा के अलावा सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है, अतः आप इसे पूरा देखें व इसके नोट्स बनाएं। पहले व दूसरे पार्ट में हमने हड़प्पा सभ्यता का परिचय, पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल, उसके आरंभ, निर्वाह के तरीके, कृषि प्रौद्योगिकी, पुरावस्तुओं का अध्ययन, मोहनजोदड़ो का परिचय, नालों का निर्माण, गृह स्थापत्य, दुर्ग, हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा, सामाजिक भिन्नताओं का अध्ययन, शवाधान, विलासिता की वस्तुओं की खोज इत्यादि बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम आगे बढ़ते हैं। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। हड़प्पा सभ्यता की बहुत सी बस्तियां शिल्प उत्पादन से संबंधित थी। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की बस्ती है, जबकि चन्हुदड़ो 7 हेक्टेयर की एक बहुत छोटी बस्ती है। चन्हुदड़ो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना आदि सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। मनके बनाने में सुंदर लाल रंग के कार्निलियन, जस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फायांस और पक्की मिट्टी, इन सभी का प्रयोग होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे। मनके चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित आकार के होते थे। कुछ मनकों को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार भिन्नताएं थी। सेलखड़ी एक बहुत मुलायम पत्थर है जिस पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलखड़ी के चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से शल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चन्हुदड़ो, लोथल और धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। नागेश्वर तथा बालाकोट, ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। ये शंख से बनी वस्तुओं जैसे चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं इत्यादि के निर्माण में विशिष्ट केंद्र थे। यहां से निर्मित माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। चन्हुदड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके इत्यादि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों पर तक लाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट को ढूंढते हैं। वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कचरे के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े
इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे व विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। कच्चे माल के लिए मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन कच्चे माल के लिए पत्थर, लकड़ी तथा धातु इत्यादि जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। यहाँ बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा उसकी उपनदियों के समीप बने नदी मार्गों तथा तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में बस्तियां स्थापित की, क्योंकि यहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था। अफगानिस्तान में शोर्तुगई अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। लोथल कार्निलियन सेलखड़ी और धातु के स्रोतों के निकट स्थित था। कार्निलियन गुजरात में भड़ोत से व सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से प्राप्त होती थी। कच्चा माल प्राप्त करने की एक नीति अन्य क्षेत्रों में अभियान भेजना थी। कच्चा माल राजस्थान के खेतड़ी से तांबा तथा दक्षिणी भारत से सोना प्राप्त किया जाता था। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में प्राप्त हड़प्पाई पुरावस्तुओं ऐसे संपर्कों की संकेतक है। खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर चोतपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति में विशिष्ट मृत भांड हड़प्पाई मृत भांडों से भिन्न है। खेतड़ी में तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। हड़प्पा सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण के अनुसार ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल नामक धातु के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, वह ओमान के समीप से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थ के रिसाव को रोक देती थी। हमें यह पता नहीं कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के साक्ष्य मिलते हैं। मगान वर्तमान में ओमान को ही कहा जाता है। मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मुहरें, बाट, पासे तथा मनके शामिल हैं। मेसोपोटामिया के लेख में दिलमुन से मगान तथा मेलुहा नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। दिलमुन बहरीन द्वीप को कहा जाता था। मेलुहा हड़प्पा क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों से बने उत्पादों का उल्लेख करते हैं। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रासाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। हड़प्पा के लोगों का ओमान, बहरीन तथा मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। मुहरों पर जहाजों तथा नावों के चित्रांकन मिलते हैं।
बहरीन से मिली गोलाकार फारस की खाड़ी नामक मुहर पर हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मान का अनुकरण करते थे। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें, लिपि तथा बाट। मुहरें और मुद्रांकन। मुहरों और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते समय उसका मुख रस्सी से बांधकर और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मुहरों से दबाया जाता था, जिससे मिट्टी पर मुहरों की छाप पड़ जाती थी। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन की सील नहीं टूटती तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रांकन से सामान भेजने वाले की पहचान का भी पता चलता था। एक रहस्यमय लिपि। हड़प्पा की लिपि एक रहस्यमय लिपि है। हड़प्पाई मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। हड़प्पाई मुहरों पर बना एक जानवर का चित्र अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। हड़प्पा के अधिकांश लेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हड़प्पा की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। इस लिपि की वर्णमाला नहीं थी क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है। इसके चिन्ह लगभग 375 से 400 के बीच हैं। हड़प्पा की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कुछ मुहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि इसको लिखने वाले ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया था और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। इससे यह अनुमान लगता है कि हड़प्पा की लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पाई क्षेत्रों से प्राप्त मुहरे, तांबे के औजार, मर्तबान के अवट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टियां, आभूषण, अस्थि छड़े और एक प्राचीन सूचना पट पर इसकी लिखावट के प्रमाण मिलते हैं। इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि यहाँ पर साक्षरता व्यापक स्तर पर थी। बाट। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट किसी भी तरह के निशान से रहित घन आकार के होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 4, 8, 6, 32 इत्यादि से लेकर 2800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। यहाँ धातु से बने तराजू के पड़ले भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन सत्ता। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें क्रियान्वित करने के संकेत मिलते हैं। मृत भांडों, मुहरों, बाटों तथा ईंटों इत्यादि हड़प्पाई पुरा वस्तुओं में अत्यधिक एकरूपता मिलती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटों का उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था। ईंटें जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों से यह पता चलता है कि कोई प्राचीन सत्ता इन्हें संगठित करती थी। हड़प्पा सभ्यता के प्रासाद तथा शासक। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण से हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद अर्थात महल की संज्ञा दी है, परंतु इससे संबंधित अन्य कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्हें सिंधु क्षेत्र में मिली हैं। इसीलिए इस पत्थर की मूर्ति को उन्होंने पुरोहित राजा कहा है। हड़प्पा सभ्यता की आनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी
नहीं जा सकी हैं और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातत्वविदों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। कुछ पुरातत्वविद के अनुसार हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग शासक राजा होते थे। कुछ पुरातत्वविद यह तर्क देते हैं कि पुरावस्तुओं में समानताओं, ईंटें, मनके तथा अस्थियां नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होने से यह स्पष्ट है कि यह एक ही राज्य था। इन सभी मतों में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह संभव नहीं लगता कि पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे होकर ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा क्रियान्वित किए जाते होंगे। हड़प्पा सभ्यता का अंत ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे थे। कुछ हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति भी बदलाव आया था, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मुहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता समाप्त हो गई थी। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया था। पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या नदियों का मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग इत्यादि कारणों से ये परिवर्तन हुए हैं। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते हैं। मुहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों तथा अमृत भंडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है कि हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। एक आक्रमण के साक्ष्य। यहाँ एक आक्रमण के साक्ष्य भी मिले हैं। डेडमैन लेन एक सकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक है। इस गली की 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली थी। ये सभी बहुत बुरी बुरी अवस्था में थी। यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 5 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों के पर आधारित है। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थिपंजर उन आभूषणों सहित मिले हैं जो उन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। व्हीलर ने इन पुरातात्विक साक्ष्यों का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा, ऋग्वेद में पूर्व शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ प्राचीर, किला या गढ़ है। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। व्हीलर का मानना था कि यह एक बहुत विकसित सभ्यता थी जिसमें विशाल किलेबंदियां की गई थी। इस सभ्यता के नष्ट होने का कारण जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अथवा राजनीतिक ह्रास हो इत्यादि हो सकता है, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह आभास होता है कि यहाँ
पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इंद्र को अभियुक्त माना जाता है। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबंधित नहीं थे। हालांकि इनमें से 2 में संहार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां यह इंगित करती हैं कि ये अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए शवाधान थे। शहर के अंतिम काल से संबंधित विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह भी नहीं मिले हैं। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव भी नहीं है। शहर का एकमात्र किलेबंद भाग दुर्ग था और वहां से अंतिम आत्मरक्षण के भी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस अध्याय में हमने शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, उत्पादन केंद्रों की पहचान, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, उपमहाद्वीप व उसके आगे से आने वाला माल, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, मुहरे, लिपि तथा बाट, मुहरे और मुद्रांकन, एक रहस्यमय लिपि, प्राचीन सत्ता, प्रासाद तथा शासक, हड़प्पा सभ्यता का अंत व एक आक्रमण के साक्ष्य इत्यादि बिंदुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस अध्याय के चौथे पार्ट को देखना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।